आप सभी को नमस्कार। हम आगे पढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध शिव शंभू के चिट्ठे। तो शिव शंभू के चिट्ठे निबंध है। अब इसमें शुरुआत में ही दिया है बनाम लॉर्ड कर्जन। तो इसके कई भाग हैं। इसके बाद हैं श्रीमान का स्वागत, और इसके बाद हैं वैश्यराय का कर्तव्य और अन्य है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लॉर्ड कर्जन, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे। तो बनाम लॉर्ड कर्जन का अब हम लोग शुरू करते हैं। माय लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। वह बुलबुलें पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिव शंभू शर्मा बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था। जो शिव शंभू शर्मा है वह बुलबुल जो आपस में लड़ाई करते हैं उसको इंटरेस्ट नहीं था, चाव नहीं था। केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? पिता को यह भय कि बालक को बुलबुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। सराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे। गाँव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लाते थे। पर बालक शिव शंभू तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिता की आज्ञा बिना वह बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर श्री जी फड़क उठता था। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थीं। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। दूसरों को क्या होगा? आज वही शिव शंभू है, स्वयं इसी को उस बालक काल के अनिवर्चनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुल उड़ती फिरती हैं। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीची नीची उड़ती हैं। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे हैं। वह कभी उड़कर इधर आ जाती है और कभी उधर, कभी यहाँ बैठती है और कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती हैं। शिव शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। आज शिव शंभू की मनोकांक्षा पूर्ण हुई। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। आनंद का सिलसिला यही नहीं टूट गया, यहाँ पर यही नहीं टूट गया। शिव शंभू ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है, वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही के नाना रंग के फूल हैं। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गीत गाती हैं और उड़ती फिरती हैं। वहीं एक सोने का महल है, उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश हैं, उन पर भी बुलबुलें बैठी हैं। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वह सोने का बगीचा, सोने के महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक शिव शंभू भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था, पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी न हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा, हैं मैं कहाँ उड़ जाता हूँ? माता पिता कहाँ? मेरा घर कहाँ? इस विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हुआ। बालक कुलबुलाकर उठ बैठा। देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी चारपाई है। मनोराज्य समाप्त हो गया। आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, अब शुरुआत होती है। आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है, या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है? खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है, या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया? एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। जैसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपने प्रजा के लिए क्या कर्तव्य पालन किया और अपना ही केवल ख्याल पूरा किया।
हाँ, तो आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष जो है पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूदन में, मतलब सूद में जो सूद लगता है, मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन से चले हैं करने, और भड़कबाजी के सिवाय ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है। इस बार के बजट की वक्रता ही आपकी कर्तव्य काल की अंतिम वक्रता थी। जरा उसे पढ़ तो जाइए। फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। आप बारंबार अपने 2 अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा विचारिए तो यह दोनों काम शो हुए या ड्यूटी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देखाने की चीज़ होगा। उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी। ऐसा तो आप भी न समझते होंगे। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज़ थी, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहाँ जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए, वहीं वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूलें और सोने का हौदा लगवाकर छत्र धारण कर पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते हैं कि वह आपका नहीं, और दर्शक भी जानते हैं कि आपका नहीं। दरबार में जिस सुनहरे सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था। और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका न था। वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। यह सब चीज़ें खाली नुमाइशी थीं। भारतवर्ष में वह पहले से ही मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को, शाहजहाँ की इज्जत उसके गुणों से ही थी या तख्ते ताउस से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की हैं। चीज़ वह बनना चाहिए जिसका कुछ देर कयाम हो। माता पिता की याद आते ही बालक शिव शंभू का सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन एक एम्पी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना, इधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइशी चीज़ों का यही परिणाम है। उनका तितलियों का सा जीवन होता है। माय लॉर्ड, आपने कछाड़ के चाय वाले साहबों की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल समझिए। उन्हीं की आशा पर शिव शंभू शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपना कर्तव्य ख्याल हो। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूसी नहीं, नदी नाव संयोग की भांति है। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो कुछ आपने दिल्ली आदि में कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी न था, पर वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे कि धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या न रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियाँ इतनी हो जाएंगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकरा कर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंसडौन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किस की मूर्ति नहीं बन सकती? माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी ही वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? यह मूर्तियाँ किस प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी? आइए मूर्तियाँ दिखावें। वह देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है, पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। और देखिए, मतलब कर्जन को बता रहे हैं और लॉर्ड रिपन का बता रहे हैं कि यह मूर्ति है। और देखिए, एक स्मृति मंदिर,
यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है। कब का है? 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है यदि इन दो यादगारों की आप में, आपके जी में कुछ इज्जत हो। मतलब समाप्त हो गया। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है माय लॉर्ड। आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की है। भारत मित्र 11 अप्रैल 1903 ईस्वी का है। अब श्रीमान का स्वागत। जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती है। इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। बहुत से विघ्नों को हटाते और बाधाओं को भगाते फिर एक बार भारत भूमि में आपका पदार्पण होता है। इस शुभ यात्रा के लिए वह गत नवंबर को सम्राट एडवर्ड से भी विदा ले चुके हैं। दर्शन में अब अधिक विलंब नहीं है। इस समय भारतवासी यह सोच रहे हैं कि आप क्यों आते हैं, और आप यह जानते भी हैं कि आप क्यों आते हैं। यदि भारतवासियों का बस चलता तो आपको न आने देते, और आपका बस चलता तो और भी कई सप्ताह पहले आ विराजते। पर दोनों ओर की बाग किसी और ही के हाथ में है। नीरे बेबस भारतवासियों का कुछ बस नहीं है, और बहुत बातों का बस रखने वाले लॉर्ड कर्जन को भी बहुत बातों में बेबस होना पड़ता है। इसी से भारतवासियों को लॉर्ड कर्जन का आना देखना पड़ता है, और उक्त श्रीमान को अपने चलने में विलंब देखना पड़ा। कवि कहता है, जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। अभी भारतवासियों को बहुत कुछ देखना है, और लॉर्ड कर्जन को भी बहुत कुछ। श्रीमान को नए शासनकाल के यह 2 वर्ष निसंदेह देखने की वस्तु होंगे। अभी से भारतवासियों की दृष्टियां सिमटकर उस ओर जा पड़ी हैं। यह जबरदस्त दृष्टा लोग अब बहुत काल से केवल निर्लिप्त निराकार तटस्थ दृष्टा की अवस्था में अतृप्त लोचन से देख रहे हैं, और न जाने कब तक देखते जाएंगे। अथक ऐसे हैं कि कितने ही तमाशे देखे गए पर दृष्टि नहीं हटाते हैं। उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर, बिरबल, खान खाना और तानसेन देखे, शाहजहानी, तख्त ताउस और शाही जुलूस देखे, फिर वही तख्त नादिर को उठा ले जाते देखे, शिवाजी और औरंगजेब देखे, क्लाइव हेस्टिंग्स से वीर अंग्रेज देखे। देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार देखा। अब गोरे गोरे पहलवान मिस्टर सेंडो का छाती पर कितने ही मन बोझ उठाना देखने को टूट पड़ते हैं। कोई दिखाने वाला चाहिए, भारतवासी देखने को सदा प्रस्तुत है। इस गुण में वह मोछ मरोड़ कर कह सकते हैं कि संसार में कोई उनका सानी नहीं। लॉर्ड कर्जन भी अपनी शासित प्रजा का यह गुण जान गए थे। इसी से श्रीमान ने लीलामय रूप धारण करके कितनी ही लीलाएं दिखाई। इसी से लोग बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि इन 2 वर्षों में भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन और क्या क्या करेंगे। पिछले 5 साल से अधिक समय में श्रीमान ने जो कुछ किया उसमें भारतवासी इतना समझने लगे हैं कि श्रीमान की रुचि कैसी है और कितनी बातों को पसंद करते हैं। यदि वह चाहें तो फिर हाथियों का एक बड़ा भारी जुलूस निकलवा सकते हैं, पर उसकी वैसी कुछ ज़रूरत नहीं जान पड़ती, क्योंकि जो जुलूस वह दिल्ली में निकलवा चुके हैं उसमें सबसे ऊंचे हाथी पर बैठ चुके हैं। उससे ऊंचा हाथी यदि सारी पृथ्वी में नहीं तो भारतवर्ष में तो और नहीं है। इसी से फिर किसी हाथी पर बैठने का श्रीमान को और क्या चाह हो सकता है। उससे ऊंचा हाथी और नहीं है। एरावत का केवल नाम है, देखा किसी ने नहीं है। मेमथ की हड्डियाँ किसी किसी अजायब खाने में उसी भांति आश्चर्य की दृष्टि से देखी जाती हैं, जैसे श्रीमान के स्वदेश के अजायब खाने में कोई छोटा मोटा हाथी। बहुत लोग कह सकते हैं कि हाथी की छोटाई बड़ाई पर बात नहीं, जुलूस निकले तो फिर भी निकल सकता है, दिल्ली नहीं तो कहीं और सही, क्योंकि दिल्ली में आतिशबाजी खूब चल चुकी थी, कलकत्ते में फिर चलाई गई। दिल्ली में हाथियों की सवारी हो चुकने पर भी कलकत्ते में रोशनी और घोड़ा गाड़ी का तार जमा था। कुछ लोग कहते हैं कि जिस काम को लॉर्ड कर्जन पकड़ते हैं पूरा करके छोड़ते हैं। दिल्ली दरबार में कुछ बातों की कसर रह गई थी। उदयपुर के महाराणा न तो हाथियों के जुलूस में साथ चल सके, न दरबार में हाजिर होकर सलामी देने का मौका उनको मिला। इसी प्रकार बड़ौदा नरेश हाथियों के जुलूस में शामिल न थे।
वह दरबार में भी आए तो बड़ी सीधी सादी पोशाक में, इतनी सीधी सादी में जितने से आज कलकत्ते में फिरते हैं। वह ऐसा तुम तराक और ठाट बाट का समय था कि स्वयं श्रीमान वैश्यराय को पतलून तक कारचोबी की पहनना और राजा महाराजों की काठ की तथा ड्यूक ऑफ कनाट को चांदी की कुर्सी पर बिठाकर स्वयं सोने के सिंहासन पर बैठना पड़ा था। उस मौके पर बड़ौदा नरेश का इतनी सफाई और सादगी से निकल जाना एक नई यौन था। इसके सिवा उन्होंने झुक के सलाम नहीं किया था, बड़ी सादगी से हाथ मिलाकर चल दिए थे। यह कई एक कसरें ऐसी हैं जिनके मिटाने को फिर दरबार हो सकता है, फिर हाथियों का जुलूस निकल सकता है। इन लोगों के विचार में कलाम नहीं, पर समय कम है, काम बहुत होंगे। इसके सिवा कई राजा महाराजा पहले दरबार ही में खर्च इतने दब चुके थे कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के बाद यदि 2 वायसराय और आवें और 5-5 की जगह 7-7 साल तक शासन करें, तब तक भी उनका सिर उठाना कठिन है। इससे दरबार या हाथियों के जुलूस की फिर आशा रखना व्यर्थ है। पर सुना है कि अब के विद्या का उद्धार श्रीमान जरूर करेंगे। उपकार का बदला देना महत् पुरुषों का काम है। विद्या ने आपको धनी किया है, इससे आप विद्या को धनी किया चाहते हैं। इसी से कंगालों से छीनकर आप धनियों को विद्या देना चाहते हैं। इससे विद्या का वह कष्ट मिट जाएगा जो उसे कंगाल को धनी बनाने में होता है। नींव पड़ चुकी है, नमूना कायम होने में देर नहीं। अब तक गरीब पढ़ते थे, इससे धनियों की निंदा होती थी कि वह पढ़ते नहीं थे। अब गरीब न पढ़ सकेंगे, इससे धनी पढ़े न पढ़े उनकी निंदा न होगी। इस तरह लॉर्ड कर्जन की कृपा उन्हें बेपढ़े भी शिक्षित कर देगी। और कई काम है, कई कमीशनों के काम का फैसला करना है, कितने ही मिशनों की कार्रवाई का नतीजा देखना है। काबुल है, कश्मीर है, काबुल में रेल चल सकती है, कश्मीर में अंग्रेजी बस्ती बस सकती है। चाय के प्रसार की भांति मोटर गाड़ी के प्रचार की इस देश में बहुत ज़रूरत है। बंग देश का पार्टीशन भी एक बहुत ज़रूरी काम है। सबसे ज़रूरी काम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का है। सन 1858 ईस्वी की घोषणा अब भारतवासियों को अधिक स्मरण रखने की जरूरत न पड़ेगी। श्रीमान स्मृति मंदिर बनवाकर स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया का ऐसा स्मारक बनवा देंगे जिसको देखते ही लोग जान जाएंगे कि महारानी वह थीं जिनका यह स्मारक है। बहुत बातें हैं, सबको भारतवासी अपने छोटे दिमागों में नहीं ला सकते। कौन जानता है कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के दिमाग में कैसे कैसे आली ख्याल भरे हुए हैं। आपने स्वयं फरमाया थी कि बहुत बातों में हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर लॉर्ड कर्जन तो इंग्लैंड के रत्न हैं, उनके दिमाग की बराबरी कर गुस्ताखी करने की यहाँ के लोगों को यह बूढ़ा भंगड़ कभी सलाह नहीं दे सकता। श्रीमान कैसे आली दिमाग शासक हैं, यह बात उनके उन लगातार कई व्याख्यानों से टपकी पड़ती है जो श्रीमान ने विलायत में दिए थे और जिनमें विलायत वासियों को यह समझाने की चेष्टा की थी कि हिंदुस्तान क्या वस्तु है। आपने साफ दिखा दिया था कि विलायती वासी यह नहीं समझ सकते कि हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान को श्रीमान स्वयं ही समझ सकते हैं। विलायत वाले समझते तो क्या हो समझते। विलायत में उतना बड़ा हाथी कहाँ जिस पर वह चमर छत्र लगाकर चढ़े थे। फिर कैसे समझा सकते कि वह किस उच्च श्रेणी के शासक हैं। यदि कोई ऐसा उपाय निकल जाता या निकल सकता जिससे वह एक बार भारत को विलायत तक खींच ले जा सकते, तो विलायत वालों को समझा सकते कि भारत क्या है और श्रीमान का शासन क्या। आश्चर्य नहीं भविष्य में ऐसा कुछ उपाय निकल आवे, क्योंकि विज्ञान अभी बहुत कुछ करेगा। भारतवासी जरा भय न करें, उन्हें लॉर्ड कर्जन के शासन में कुछ करना न पड़ेगा। आनंद ही आनंद है, चैन से भंग पियो और मौज उड़ाओ। नजीर खूब कह गया है, कुंडी के नकारे पे खुद के कर लगा डंका। नित भंग पी के प्यारे दिन रात बाजा डंका। परिक प्याला इस बूढ़े ब्राह्मण को देना भूल न जाना। भारत मित्र 26 नवंबर 1904। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैश्यराय का कर्तव्य। अभी देखिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, वैश्यराय का कर्तव्य। माय लॉर्ड, आपने इस देश में फिर पदार्पण किया, इससे यह भूमि कृतार्थ हुई। विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आप में उक्त 3 गुणों के सिवा चौथा गुण राजशक्ति का है।
अतः आपके श्री चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी कुछ बढ़कर बन गई। आप गत मंगलवार को फिर से भारत के राज सिंहासन पर सम्राट के प्रतिनिधि बनकर विराजमान हुए। भगवान आपका मंगल करे और इस पतित देश के मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करें। बम्बई में पांव रखते ही आपने अपने मन की कुछ बात कह डाली है। यद्यपि बम्बई की म्यूनिसिपालिटी ने वह बातें सुनने की इच्छा अपने अभिनंदन पत्र में प्रकाशित नहीं की थी, तथापि आपने बेपूछे ही कह डाली। ठीक उसी प्रकार बिना बुलाए यह दिन भंगड़ ब्राह्मण शिव शंभू शर्मा तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे भी प्रजा का प्रतिनिधि होने का दावा है। इसी से यह राज प्रतिनिधि के सम्मुख प्रजा का कच्चा चिट्ठा सुनाने आया है। आप सुनिए न सुनिए, यह सुनाकर ही जावेगा। अवश्य ही इस देश की प्रजा ने इस दीन ब्राह्मण को अपनी सभा में बुलाकर कभी अपने प्रतिनिधि होने का टीका नहीं किया और न कोई पट्टा लिख दिया है। आप जैसे बाज़बता राज प्रतिनिधि हैं, वैसा बाज़ाब्ता शिव शंभू प्रजा का प्रतिनिधि नहीं है। आपको सम्राट ने बुलाकर अपना वायसराय फिर से बनाया। विलायती गजट में खबर निकली, वही खबर तार द्वारा भारत में पहुंची। मार्ग में जगह जगह स्वागत हुआ। बम्बई में स्वागत हुआ। कलकत्ते में कई बार गजट हुआ। रेल से उतरते और राज सिंहासन पर बैठते समय 2 बार सलामी की तोपें सर हुईं। कितने ही राजा, नवाब, बेगम आपके दर्शनार्थ बम्बई पहुँचे। बाजे बजते रहे, फौजें सलामी देती रहीं। ऐसी एक भी सनद प्रजा प्रतिनिधि होने की शिव शंभू के पास नहीं है। तथापि वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। उसका शरीर भारत की मट्टी से बना है और उसी मट्टी में अपने शरीर की मट्टी को एक दिन मिला देने का इरादा रखता है। बचपन में इसी देश की धूल में लौटकर बड़ा हुआ। इसी भूमि के अन्न जल से उसकी प्राण रक्षा होती है। इसी भूमि से कुछ आनंद हासिल करने को उसे भंग की चंद पत्तियाँ मिल जाती हैं। गांव में उसका कोई झोंपड़ा नहीं है, जंगल में खेत नहीं है, एक पत्ती पर भी उसका अधिकार नहीं है, पर इसी भूमि को छोड़कर उसका संसार में कहीं ठिकाना भी नहीं है। इस भूमि पर उसका जरा स्वत्व न होने पर भी इसे वह अपनी समझता है। शिव शंभू को कोई नहीं जानता। जो जानते हैं वह संसार में एकदम अनजान है। उन्हें कोई जानकर भी जानना नहीं चाहता। जानने की चीज़ शिव शंभू के पास कुछ नहीं है। उसकी कोई उपाधि नहीं। राज दरबार में उसकी कोई पूछ नहीं। हाकिमों से हाथ मिलाने की उसकी हैसियत नहीं। उसकी हाँ में हाँ मिलाने की उसे ताब नहीं। वह एक कपर्दक शून्य घमंडी ब्राह्मण है। हे राज प्रतिनिधि, क्या उसकी 2-4 बातें सुनिएगा। आपने बम्बई में कहा है कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में भी दूसरी बार भारत में आना पड़ा। माय लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने। आपके कर्तव्य पालन की अवधि है, हमारे कर्म भोग की अवधि नहीं। आप कर्तव्य पालन करके कुछ दिन पीछे चल जाएंगे, हमें कर्म के भोग भोगते यहीं समाप्त होना होगा और न जाने कि फिर कब तक वह भोग समाप्त होगा। जब थोड़े दिन के लिए आपका इस भूमि से स्नेह है तो हम लोगों का कितना भारी स्नेह होना चाहिए, यह अनुमान कीजिए, क्योंकि हमारा इस भूमि से जीने मरने का साथ है। माय लॉर्ड, यद्यपि आपको इस बात का बड़ा अभिमान है कि अंग्रेज़ों में आपकी भांति भारतवर्ष के विषय में शासन नीति समझने वाला और शासन करने वाला नहीं है। यह बात विलायत में भी आपने कई बार हेर फेर लगाकर कही और इस बार बम्बई में उतरते ही फिर कही। आप इस देश में रहकर 72 महीने तक जिन बातों की नींव डालते रहे, अब उन्हें 24 मास या उससे कम में पूरा कर जाना चाहते हैं। सरहदों पर फौलादी दीवार बना देना चाहते हैं, जिससे इस देश भूमि को कोई बाहरी शत्रु उठाकर अपने घर में न ले जावे, अथवा जो शांति आपके कथनानुसार धीरे धीरे यहाँ संचित हुई है उसे इतना पक्का कर देना चाहते हैं कि आपके बाद जो वायसराय आपके राज सिंहासन पर बैठे उसे शौकीनी और खेल तमाशे के सिवा दिन में और नाच बाल या निद्रा के सिवा रात को कुछ करना न पड़ेगा। पर सच जानिए कि आपने इस देश को कुछ नहीं समझा, खाली समझने की सेखी में रहे और आशा नहीं कि इन अगले कई महीनों में भी कुछ समझें। किंतु इस देश ने आपको खूब समझ लिया और अधिक समझने की ज़रूरत नहीं रही।
यद्यपि आप कहते हैं कि यह कहानी का देश नहीं, कर्तव्य का देश है, तथापि यहाँ की प्रजा ने समझ लिया है कि आपका कर्तव्य यही कहानी है। आपका कर्तव्य ही कहानी है। एक बड़ा सुंदर मेल हुआ था, अर्थात आप बड़े घमंडी शासक हैं और यहाँ की प्रजा के लोग भी बड़े भारी घमंडी। पर कठिनाई इसी बात की है कि दोनों का घमंड दो तरह का है। आपको जिन बातों का घमंड है उन पर यहाँ के लोग हंस पड़ते हैं। यहाँ के लोगों का जो घमंड है उसे आप समझते नहीं और शायद समझते भी नहीं। जिन आडंबरों को करके आप अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं या यह समझ बैठते हैं कि बड़ा कर्तव्य पालन किया, वह इस देश की प्रजा की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वह इतने आडंबर देख सुन चुकी और कल्पना कर चुकी है कि और किसी आडंबर का असर उस पर नहीं हो सकता। आप सरहद को लोहे की दीवार से मजबूत करते हैं। यहाँ की प्रजा ने पढ़ा है कि एक राजा ने पृथ्वी को काबू में करके स्वर्ग में सीढ़ी लगानी चाहिए थी। आप और लॉर्ड किचनर मिलकर जो फौलादी दीवार बनाते हैं, उससे बहुत मजबूत एक दीवार लॉर्ड कैनिंग बना गए थे। आपके भी बम्बई की स्पीच में कैनिंग का नाम लिया है। आज 46 साल हो गए वह दीवार अटल अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कैनिंग महोदय ने सुनाया था। वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। उस दीवार के होते आपके या लॉर्ड किचनर के कोई दीवार बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आड़ में आप जो चाहें जितनी मजबूत दीवारों की कल्पना कर सकते हैं। आडंबर से इस देश का शासन नहीं हो सकता। आडंबर का आदर इस देश की कंगाल प्रजा नहीं कर सकती। आपने अपनी समझ में बहुत कुछ किया, पर फल यह हुआ कि विलायत जाकर वह सब अपने ही मुँह से सुनाना पड़ा। कारण यह कि करने से अधिक कहीं कहने का आपका स्वभाव है। इससे आपका करना भी कहे बिना प्रकाशित नहीं होता। यहाँ की अधिक प्रजा ऐसी होती है जो अब तक नहीं जानती कि आप यहाँ से वायसराय और राजप्रतिनिधि हैं और आप एक बार विलायत जाकर फिर से भारत में आए हैं। आपने गरीब प्रजा की ओर न कभी दृष्टि खोलकर देखा, न गरीबों ने आपको जाना। अब भी आपकी बोतों से आपकी वह चेष्टा नहीं पाई जाती। इससे स्मरण रहे कि जब अपने पद को त्याग कर आप फिर स्वदेश में जाएंगे तो चाहे आपको अपने कितने ही गुण कीर्तन करने का अवसर मिले, यह तो कभी न कह सकेंगे कि कभी भारत की प्रजा का मन भी अपने हाथ में किया था। यह वह देश है जहाँ की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचंद्र बन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती थी। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस नहीं निकलना पड़ा, बरंच दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। जब वह न आए तो उनकी खड़ाओं को सिर पर धर कर अयोध्या तक आए और खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक वलकल धारण करके उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजा ने समझा कि भरत अयोध्या का शासन करने योग्य हैं। माय लॉर्ड, आप वक्तृता देने में बड़े दक्ष हैं, पर यहाँ वक्तृता कुछ और ही वजन है। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुख से जो निकल जाता था वही होता था। आयु भर में उसने एक बार बहुत भारी पॉलिटिकल जरूरत पड़ने से कुछ सहज सा झूठ बोलने की चेष्टा की थी। वही बात महाभारत में लिखी हुई है। तब तक महाभारत है, वह बात भी रहेगी। एक बार अपनी वक्तृताओं से इस विषय को मिलाइए और फिर विचारिए कि किस देश की प्रजा के साथ आप किस प्रकार अपना कर्तव्य पालन करेंगे। साथ ही इस समय इस अधेड़ भंगड़ ब्राह्मण को अपनी भांग बूटी की फिक्र करने के लिए आज्ञा दीजिए। भारत मित्र, 17 सितंबर 1904। अब नेक्स्ट है पीछे मत फेंकिए। पीछे मत फेंकिए। माय लॉर्ड, 100 साल पूरे होने में अभी कई महीनों की कसर है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दूसरी बार इस देश का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। तब से अब तक आप ही को भारतवर्ष का फिर से शासक बनकर आने का अवसर मिला है। 100 वर्ष पहले के उस समय की ओर एक बार दृष्टि कीजिए। तब मैं और अब में कितना अंतर हो गया है, क्या से क्या हो गया है।
जागता हुआ रंग अति चिंता का मारा सो जावे और स्वप्न में अपने को राजा देखे, द्वार पर हाथी झूमते देखे, अथवा अलिफ लैला के अबुल हसन की भांति कोई तरल युवक प्याले का प्याला उड़ाता घर में बेहोश हो और जागने पर आंखें मलते मलते अपने को बगदाद का खलीफा देखे। आलीशान सजे महल की शोभा उसे चक्कर में डाल दे। सुंदरी दासियों के जेवर और कामदार वस्त्रों की चमक उसकी आंखों में चकाचौंध लगा दे तथा सुंदर बाजों और गीतों की मधुर ध्वनि उसके कानों में अमृत ढालने लगे। तब भी उसे शायद आश्चर्य न हो जितना 100 साल पहले की भारत में अंग्रेजी राज्य की दशा को आजकल की दशा के साथ मिलाने से हो सकता है। जुलाई सन 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। आशंकाएं उसे दम नहीं लेने देती थीं। हुलकर से एक नई लड़ाई होने की थी, सिंधिया से लड़ाई चलती थी, खजाने में बरकत ही बरकत थी खजाने में। जमीन का कर था उसको वसूल होने में बहुत देर थी। युद्ध स्थल में लड़ने वाली सेनाओं को 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। विलायत के धनियों में कंपनी का कुछ विश्वास न था। 70 साल का बूढ़ा गवर्नर जनरल यह सब बातें देखकर घबराया हुआ था। उससे केवल यही बन पड़ा कि दूसरी बार पदारूढ़ होने के 3 ही मास पीछे गाजीपुर में जाकर प्राण दे दिया। कई दिन तक इस बात की खबर भी लोगों ने नहीं जानी। आज विलायत से भारत तक दिन में कई बार तार दौड़ जाता है। कई एक घंटों में शिमले से कलकत्ते तक स्पेशल ट्रेन पार हो जाती है। उस समय कलकत्ते से गाजीपुर तक जाने में बड़े लाट को कितने ही दिन लगे थे। गाजीपुर में उनके लिए कलकत्ते से जल्द किसी प्रकार की सहायता पहुंचने का कुछ उपाय न था। किंतु अब कुछ और ही समय है माय लॉर्ड। लॉर्ड कॉर्नवालिस के दूसरी बार गवर्नर जनरल होकर भारत में आने और आपके दूसरी बार आने में बड़ा अंतर है। प्रताप आपके साथ साथ है। अंग्रेजी राज्य के भाग्य का सूर्य मध्याह्न में है। उस समय के बड़े लाट को जितने दिन कलकत्ते से गाजीपुर जाने में लगे होंगे, आप उनसे कम दिनों में विलायत से भारत में पहुंच गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आते ही 2 एक देशी रईसों के साथ लड़ाई करने की चिंता थी। आपके स्वागत के लिए कोड़ियों राजा रईस बम्बई दौड़े गए और जहाज से उतरते ही उन्होंने आपके स्वागत करके अपने भाग्य को धन्य समझा। कितने ही बधाई देने कलकत्ते पहुँचे और कितने और चले आ रहे हैं। प्रजा की चाहे कैसी भी दशा हो, पर खजाने में रुपए उबले पड़ते हैं। इसके लिए चारों ओर से आपकी बड़ाई होती है। साख इस समय की गवर्नमेंट की इतनी है कि विलायत में या भारत में एक बार हूँ करते ही रुपए की वर्षा होने लगती है। विलायती जो मंत्री है आपकी मुट्ठी में है। विलायत की जिस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने आपको इस देश का वायसराय किया है, वह अभी तक बराबर शासन की मालिक है। लिबरल निर्जीव है। जॉन ब्राइट, ग्लाडस्टोन, ब्राडला जैसे लोगों से विलायत शून्य है। इससे आप परम स्वतंत्र हैं। इंडिया ऑफिस आपके हाथ की पुतली है। विलायत के प्रधानमंत्री आपके प्रिय मित्र हैं। जो कुछ आपको करना है वह विलायत में कई मास रहकर पहले ही वहाँ के शासकों से निश्चय कर चुके हैं। अभी आपकी चढ़ती उम्र है, चिंता कुछ नहीं है। जो कुछ चिंता है वह भी जल्द मिट गई। स्वयं आपकी विलायत के बड़े भारी बुद्धिमानों और राजनीति विशारदों में गिनती है। वरंच कह सकते हैं कि विलायत के मंत्री लोग आपके मुंह की ओर ताकते हैं। सम्राट का आप पर बहुत भारी विश्वास है। विलायत के प्रधान समाचार पत्र मानो आपके बंदीजन हैं। बीच बीच में आपका गुणगान सुनाना पुण्य कार्य समझते हैं। सारांश यह कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और आपके समय में बड़ा ही भेद हो गया है। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है। भारत के राजा अब आपके हुक्म के बंदे हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइए, उन्हें चाहे विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ते बुलवाइए, जो चाहे सो कीजिए, वह हाजिर हैं। आपके हुक्म की तेजी तिब्बत के पहाड़ों की बर्फ़ को पिघलाती है।
फारिस की खाड़ी का जल सुखाती है, काबुल के पहाड़ों को नर्म करती है। जल, स्थल, वायु और आकाश मंडल में सर्वत्र आपकी विजय है। इस धराधाम में अब अंग्रेजी प्रताप के आगे कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। इस देश में एक महाप्रतापी राजा के प्रताप का वर्णन इस प्रकार किया जाता था कि इंद्र उसके यहाँ जल भरता था, पवन उसके यहाँ चक्की चलाता था, चांद सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे, इत्यादि। पर अंग्रेजी प्रताप उससे भी बढ़ गया है। समुद्र अंग्रेजी राज्य का मल्लाह है। पहाड़ों की उपत्यकाएं बैठने के लिए कुर्सी मूढ़े, बिजली कलें चलाने वाली दासी और हजारों मील खबर लेकर उड़ने वाली दूती, इत्यादि इत्यादि। आश्चर्य है माय लॉर्ड, 100 साल में अंग्रेजी राज्य और अंग्रेजी प्रताप की तो इतनी उन्नति हो, पर उसी प्रतापी ब्रिटिश राज्य के अधीन रहकर भारत अपनी रही सही है, हैसियत भी खो दे। इस अपार उन्नति के समय आप जैसे शासक के जीव में भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे धकेलने की इच्छा उत्पन्न हो। उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धि का अपव्यय करें। जिस जाति से पुरानी कोई जाति इस धराधाम पर मौजूद नहीं, जो 1000 साल से अधिक की ओर पराधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई है, जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं, जिसने सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यत्व का प्रचार किया, वह जाति क्या पीछे हटाने और धूल में मिला देने के योग्य है? आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे समाई कि भारतवासी बहुत से काम करने योग्य नहीं और उनको आपके सजातीय ही कर सकते हैं। आपके सजातीय ही कर सकते हैं। आप परीक्षा करके देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं, जिनको आपके सजातीय कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्रता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं। वरंच 2-1 गुण भारतवासियों में ऐसे हैं कि संसार भर में किसी जाति के लोग उनका अनुसरण नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी फारसी पढ़ के ठीक फारसी वालों की भांति बोल सकते हैं, फारसी भाषा की तरह मतलब बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं, अंग्रेजी बोलने में वह अंग्रेज़ों की पूरी नकल कर सकते हैं, कंठ तालु को अंग्रेज़ों के सदृश बना सकते हैं, पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो। किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं हैं। हाँ, 2 बातों में वह अंग्रेज़ों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते हैं। एक तो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेज़ों की भांति गोरा नहीं बना सकते और दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य में रगड़कर बराबर नहीं कर सकते। किंतु इस संसार में आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है। समय अंत में सबको अपने मार्ग पर ले आता है। देशपति, राजा और भिक्षा मांगकर पेट भरने वाले कंगाल का परिणाम एक ही होता है। मट्टी मट्टी में मिल जाती है और यह जीते जी लुभावने वाली दुनिया रही रह जाती है। कितने ही शासक और कितने ही नरेश इस पृथ्वी पर होगा, आज उनका कहीं पता निशान नहीं है। थोड़े थोड़े दिन अपनी अपनी नौबत बजा गए चले गए। बड़ी तलाश से इतिहास के पन्नों अथवा टूटे फूटे खंडहरों में उनके 2-4 चिन्ह मिल जाते हैं। माय लॉर्ड, बीते हुए समय को फिर लौटा देने की शक्ति किसी में नहीं है, आप में भी नहीं है। दूर की बात दूर रहे, इन पिछले 100 साल ही में कितने बड़े लौट आ गए और चले गए। क्या उनका समय फिर लौट सकता है? कदापि नहीं। विचारिए तो, मानो कल आप आए थे किंतु 6 साल बीत गए। अब दूसरी बार आने के बाद भी कितने ही दिन बीत गए तथा बीत जाते हैं। इसी प्रकार उम्रें बीत जाएंगी, युग जो है बीत जावेंगे। समय के महासमुद्र में मनुष्य की आयु एक छोटी सी बूंद की भी बराबरी नहीं कर सकती। आप में शक्ति नहीं है कि पिछले 6 वर्षों को लौटा सकें या उनमें जो कुछ हुआ है उसे अन्यथा कर सकें। 2 साल आपके हाथ में अवश्य है, इनमें चाहे जो कर सकते हों।
इनमें जो चाहे आप कर सकते हैं। चाहे तो इस देश की 30 करोड़ प्रजा को अपनी अनुरक्त बना सकते हैं और इस देश के इतिहास में अच्छे वायसरायों में अपना नाम जो छोड़ सकते हैं। नहीं तो यह समय भी बीत जाएगा और फिर आपका करने धरने का अधिकार भी कुछ न रह जाएगा। विक्रम, अशोक, अकबर के यह भूमि साथ नहीं गई। औरंगजेब, अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबाकर नहीं रख सके। महमूद, तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊँटों और हाथियों पर लाद कर न ले जा सके। आगे भी यह किसी के साथ न जावेगी, चाहे कोई कितनी ही मजबूत क्यों न करे। इस समय भगवान से इसे एक और ही जाति के हाथ में अर्पण किया है, जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रताप का संसार भर में डंका बज रहा है। माय लॉर्ड, उस जाति की ओर से आप इस देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक हैं। अब यह विचारना आप ही में के जिम्मे है कि इस देश की प्रजा के साथ आपका क्या कर्तव्य है। 1000 साल से यह प्रजा गिरिदशा में है। क्या आप चाहते हैं कि यह और भी 150 साल गिरती चली जावे? इसके गिराने में बड़े से बड़ा इतना ही लाभ है कि कुछ संकीर्ण हृदय शासकों की यथेच्छाचारिता कुछ दिन और चल सकती है, किंतु इसके उठाने में और संभालने में जो लाभ है उसकी तुलना नहीं हो सकती है। इतिहास में सदा नाम रहेगा कि अंग्रेज़ों ने एक गिरी जाति के 30 करोड़ आदियों को उठाया था। माय लॉर्ड, दोनों में जो बात पसंद हो वह कर सकते हैं। कहिए क्या पसंद है, पीछे हटाना या आगे बढ़ाना? भारत मित्र, 17 दिसंबर 1904। आशा कंद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग।